नमस्कार, मैं हूं आनंद। राजदीप और आप देख रहे हैं त्रिपुरा की एकमात्र नेशनल चैलेंज हेडलाइंस त्रिपुरा। शुरू हो गया है त्रिपुरा चुनाव की काउंटडाउन और उसके साथ ही लोकसभा चुनाव की भी प्रैक्टिस मैच साबित होता है गुजरात और हिमाचल की चुनाव। गुजरात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज्य है और बीजेपी पूरी ताकत लगा दी है गुजरात जीतने के लिए। पिछले चुनाव में कांटे की टक्कर हुआ था, महज 99 सीट मिले थे बीजेपी को। लेकिन तब परिस्थिति कुछ और थी और अभी परिस्थिति कुछ और है। हार्दिक पटेल जो कांग्रेस में थी अभी बीजेपी में है, जिग्नेश मेवानी अभी कांग्रेस में है और आम आदमी पार्टी मैदान में पहली बार उतरी है। गुजरात में सरकार वापसी करते हैं लेकिन हिमाचल में सरकार बदलती है। फिलहाल फ्री वादे की रंग, भारत जोड़ो की संग या ब्रांड मोदी की दमखम, कौन मारेगा बाजी, कौन जीतेगा गुजरात, इस विषय में विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं गुजरात से राजनीतिक जगत के जाने माने जानकार, राजनीतिक विशेष विश्लेषक श्री प्रशांत गढ़वी जी। प्रशांत जी, हेडलाइंस त्रिपुरा में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग। प्रशांत जी, हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा आसान भाषा में बताएं कि इस बार गुजरात चुनाव में मेन मुद्दा क्या क्या रहा। बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, हास्यास्पद सवाल हम बोलते हैं उसको। क्योंकि इस बार ऐसा है कि पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव में देखिए चुनावी मुद्दे नहीं थे। और वो हर वक्त होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। चुनाव कभी मुद्दों पे नहीं लड़ा जाता है। लेकिन इस बार मुद्दों की कमी रही, ना कहीं मुद्दे दिखे। क्या ना माहौल दिखा, चुनावी माहौल लाते 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 मतलब इतना पॉलिटिकल पार्टी का इतना दम घुट गया, क्योंकि मतदारों के अंदर वो चुनावी माहौल दिख ही नहीं रहा था। कुछ भी करो, वो लोग कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हमारा चुनाव आ रहा है, या तो हम बदलाव लाएंगे या तो हम रिपीट करेंगे। बट फिर भी देखिए, पूरे कोई भी देश में कोई भी राज्य हो, हमको पता है कि ओरिजिनल मुद्दे जो है, जो मतलब आम जनता के लिए बहुत ही अहम होते हैं। शिक्षा की बात होती है, आरोग्य की बात होती है, रोड की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की, पानी की, किसान की। बट ये मुद्दे कहीं होते ही नहीं है। और खास करके गुजरात में जब भी देखो, उड़ता हुआ कहीं ना कहीं से हिंदुत्व का मुद्दा आ जाएगा। अहमदाबाद या गुजरात में पिछले काफी सालों से कर्फ्यू किसी ने नहीं देखा, वो आ जाता है। बाकी यस, एक कॉमन मुद्दा पूरे देश के लिए जो बना रहा है, महंगाई और बेरोजगारी, वो हमको देखने को मिलता है, लेकिन वो वर्बली ही होता है, बाकी कहीं सुनने में नहीं आता है। तो यहाँ भी पहले शुरुआत में, शुरू शुरू में लोग बोल रहे थे महंगाई और बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी इसलिए कि पिछले 6-8 महीने में और एक साल में काफी सारे पेपर यहाँ पर फूटे हुए हैं। जो हम्म। गवर्नमेंट परीक्षाएं जो होती है, जो गवर्नमेंट जो भी एग्जाम्स लेती है रिक्रूटमेंट की, उसमें हम्म। काफी सारे पेपर को मतलब पेपर फूटे हैं। तो हम्म। एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, और उसको हम्म। लेके आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन हम्म। फिर वो उतना काम नहीं कर पाया। दूसरा मुद्दा पूरे देश में जो अभी चला है, जो राजस्थान में कहीं असर कर गया, ओल्ड पेंशन स्कीम वाला। तो हम्म। लग रहा था कि यहाँ भी ये मुद्दा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 8.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऐसे हैं जो पेंशन स्कीम से वंचित है। और हम्म। ऐसा लग रहा था कि वो लोग भी कहीं ना कहीं अपनी ताकत झोंकेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। महंगाई के लिए लोग बात करते हैं, बट यस, एक और बात ये है कि जब आप वर्बली मतलब एक रैंडमली सर्वे करते हो और किसी को पूछते हो कि क्या लग रहा है, महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है तो आप क्या बदलाव चाहोगे, तो बोलेंगे बदलाव करना है, लेकिन सामने कोई ऑप्शन नहीं है। गुजरात में कांग्रेस बहुत डल है। कांग्रेस इतनी मतलब नंबर में बहुत अच्छा है, ज्यादा है, बट फेस का बहुत बड़ा वैक्यूम है। कांग्रेस में ऐसा कोई लीडर एक्सेप्ट होके बाहर नहीं आया है, उभर के नहीं आया है। जिस तरीके से राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत है, मध्य प्रदेश में एक एक जमाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ दिग्विजय सिंह हुआ करते थे। आज हिमाचल में बाजी बदल रही है, क्योंकि वहां वीरभद्र सिंह है। तो उस तरीके से गुजरात में ऐसा कोई बड़ा कांग्रेसी नेता उभर के बाहर नहीं आया है जो सर्व स्वीकृत हो जाए, मोदी को या बीजेपी को टक्कर दे पाए और इतने बड़े मात्रा में बदलाव कर पाए। तो बदलाव मतलब एक ही चीज है, लोग वोट करने जाते तो ऐसा बोलते हैं कि बीजेपी पसंद नहीं है, बीजेपी काम नहीं कर रही, पर कांग्रेस में ऑप्शन दिख नहीं रहा है, फेस दिख नहीं रहा है, इसलिए भी हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं। तो ये एंगल पे ज्यादातर वोट हो रहा है, और इसीलिए स्टेटस को और मोनोटोनस जैसी सिचुएशन हमको ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से आपने बताया कि मुद्दा, तो गुजरात में आपको पता होगा 2002 में गोधरा का सबसे बड़ा कांड हुआ। उसके बाद जो भी तब जो माहौल बना था, एक हिंदुत्व का एक बहुत बड़ी मसाल चल गई थी। तो उसके आधार पे 20-25 साल से यहाँ पर
ना दंगा फसाद हुआ है, ना कर्फ्यू हुआ है, ना कोई ऐसी मतलब छोटी से छोटी ऐसी हरकत भी हुई है जिसको लेकर पूरे राज्य में कहीं ना कहीं आग जली फैली हो। जिस तरीके से हमने वेस्ट बंगाल में छोटे छोटे हम देखते हैं ऐसी आग जली, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो बीजेपी को एक ये बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है कि कुछ भी होता है तो वही शांति, अमन शांति गुजरात में जितनी है पूरे देश में नहीं है। गुजरात की जनता ने कर्फ्यू नहीं देखा है, और 2002 में जो बच्चा जन्मा है वो आज 20 साल का हो गया है। वो वोटर ने, वो कांग्रेस का वो हाल, ये सब बीजेपी का कैंपेन यूजुअल तौर पे रहता है। तो मुद्दे मुद्दे की जगह है, लेकिन हम स्ट्रगल कर रहे हैं और स्टेटस को सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस मुद्दे से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे एग्जिट पोल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। हमें पता है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल तो नहीं होता, काफी हद तक वो इधर उधर होता है, लेकिन एक ट्रेंड सेट करता है। तो अभी फिलहाल पोल्स ऑफ पोल्स जो कहते हैं कि बीजेपी 120 के ऊपर जा रहा है गुजरात में। तो इस पोल और आम आदमी पार्टी उसका वोट शेयर बढ़ रहा है, लेकिन सीट उतना बढ़ नहीं रहा है। कांग्रेस 50 भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो इस एग्जिट पोल के साथ आप किस हद तक सहमत हैं? कि मैं गुजरात की भूमि से हूँ और गुजरात के पॉलिटिक्स को बहुत डीपली जानता हूँ। ये पिछले 5 साल में, देखिए 27 साल से बीजेपी की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, भले बीजेपी एक्सेप्ट करे ना करे, क्योंकि जनता की जो अपेक्षा है उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करने में बीजेपी उतनी सक्सेस नहीं गई है। पर उसके सामने, वो एंटी इनकम्बेंसी के सामने, जैसे मैंने बोला, कांग्रेस का जो विरोध करने का एक जो तरीका होता है, जो लोगों को लगे कि भाई कांग्रेस हमारे लिए काम कर रही है, वो नहीं हो रहा है। तो स्टेटस को, मतलब आज हमारी जो गुजरात की विधानसभा जो थी लास्ट की, बीजेपी का 114, कांग्रेस के 62, बीटीपी एनसीपी सब मिला के 182 जो सीट होती है, तो मैं बोल रहा था स्टेटस को रहेगा ऑलमोस्ट, कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि पिछले 5 साल में ऐसा बड़ा मैजिक नहीं हुआ है कि बीजेपी ने बहुत सारा काम किया है, कोरोना में हमको कहीं भी दिक्कत नहीं आई है, महंगाई को कंट्रोल कर दिया है, ये हुआ वो हुआ। तो ऐसा मैजिक नहीं हुआ कि बीजेपी के ऊपर इतने आशीर्वाद बरस जाए कि वो 114 से 124 34 तक पहुंचे। तो मैं नहीं मानता कि 120 क्रॉस होती मुझे दिखती हो। एट द सेम टाइम कांग्रेस के 62 एमएलए जो है उसमें थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आई थी 6 महीने पहले और जो पूरी ताकत झोंक दी थी, हमको ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं 70% वोट शेयर कांग्रेस का खा रही है, तो वो 70% बीजेपी को कहीं ना कहीं 20 सीट में फायदा करा रही थी। तो इसलिए लोग बोल रहे थे कि जो इसी जगह पे मैं आपको एक बार टोकना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की इस बार भूमिका एक्चुअली रहा क्या है, कि मतलब आपकी जो उपस्थिति है, मतलब आम आदमी पार्टी की उपस्थिति, ये उपस्थिति क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद हो रहा है? क्योंकि आपने जो वोट काटने की बात की, वो वोट कहां से काट रहा है, और इसका थोड़ा विस्तार से अगर आप बताएं हमें। देखिए, आम आदमी पार्टी गुजरात में पहली बार आई 2017 में, इलेक्शन में उतनी नहीं तो सही थी ही नहीं यहाँ पर। नगर निगम, इससे पहले नगर निगम के चुनाव जो हुए थे उसमें थोड़ी बहुत उसकी सफलता उसको सूरत में मिली थी। तब जाके उन्होंने डिसाइड किया कि हम विधानसभा कंटेस्ट करेंगे। 182 पे कंटेस्ट अच्छी तरह किया। जब आई 6 महीने पहले, एक तो ये कोरोना के बाद आई, कोई मुद्दे पे नहीं लड़ी, दिल्ली का मॉडल लेके आई। लोगों ने थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया कि भी दिल्ली में सरकारी अस्पताल अच्छी है, सरकारी स्कूल अच्छी है, तो लोगों को कहीं ना कहीं भरोसा बैठना शुरू। तो पहले 3-4 महीने में हमको सबको ऐसा लगा कि कुछ बड़ा कर पाएगी। तब जब आए तो उसका बलून पूरा एयर से भरा हुआ था, हमको भी लगा कि वो बलून उड़ेगा, बलून कहीं ना कहीं काम करेगा। पर जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आया, वो बलून में से एयर धीरे धीरे निकलती गई, उसका पूरा जादू निकलता गया। वो पता नहीं कैसा ऐसा क्यों हुआ। और द मोमेंट इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, द मोमेंट कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, पूरा जादू मतलब जीरो हो गया उसका। तो आम आदमी पार्टी ने जो भी कुछ काम किया है उसमें हमें लग रहा है कहीं ना कहीं कि वो सिर्फ एक कंटेस्ट करने के लिए, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए और नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए उसने ये पूरा एक मतलब हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। और आज की तारीख में वो डबल डिजिट में वोट शेयर नहीं ले जाएगी, लेकिन नेशनल पार्टी का जो क्राइटेरिया 6% का, कि कोई भी पार्टी 2 राज्य में सरकार और तीसरे राज्य में 6% से ज्यादा वोट शेयर ले जाती है, तो ये यहाँ पर 6% से ज्यादा वोट शेयर लेके वो एक नेशनल पार्टी की तौर पे प्रस्तावित हो जाएगी, बट उतनी सफलताएं नहीं ले पाएगी। इनिशियली ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की सभी सीट को नुकसान कर रही है और वो इनडायरेक्टली फायदा बीजेपी को करा रही है। बट जैसे जैसे उसके कैंडिडेट्स डिक्लेयर हुए तो वो वोट का पोलराइजेशन बीजेपी के कैंडिडेट के सामने हो गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी नुकसान करता दिख रहा है आज की तारीख में।
तो ऐसा भी हो सकता है कि जो सीट बीजेपी की हो सकती थी, 2-3 सीटें बीजेपी की ऐसी 2-5 सीटें होगी जो उससे उसके हाथ से छिटक जाएगी। पर कांग्रेस की काफी सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी भी नहीं, कांग्रेस भी नहीं, और बीजेपी स्ट्रेट अवे निकल जाएगी। उसका एक ये भी रीजन है कि 2017 के इलेक्शन में 30 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जो 300 से लेकर 3000 तक के मार्जिन से प्लस हार जीत हुई है। तो वहां पर आम आदमी पार्टी ने जो कुछ काम किया है उसका सीधा फायदा बीजेपी को चला जाएगा। तो ओवरऑल मतलब बीजेपी का जो वोट शेयर है थोड़ा बहुत घटता भी दिख रहा है हमें, तो भले एग्जिट पोल जो भी दिखे। प्रशांत गढ़वी का एग्जिट पोल ये है कि बीजेपी 108 से 115 के बीच में रह सकती है। कांग्रेस कुछ भी कर लो लेकिन 50, 55, 60 तो आती है, और कांग्रेस उसकी बस से बस सिचुएशन में आज तक 60 सीट तक आई हुई है। तो बीजेपी 115, कांग्रेस 55 से 60, आम आदमी पार्टी 5, और बाकी सब मिक्स मिला के 182 कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन एक सवाल यहाँ पे उठता है, राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, तो मतलब कांग्रेस कांग्रेस का हुआ क्या है एक्चुअली? भारत जोड़ते जोड़ते वो कहाँ टूट गए हैं? क्योंकि हिमाचल छोड़ के, जैसे आपने कहा वीरभद्र सिंह, हिमाचल छोड़ के सारे एग्जिट पोल मतलब उन्हें गुजरात में 50 भी नहीं दिखा रहा है। आप बोल रहे हैं कि 60 के आसपास, लेकिन फिर भी कांग्रेस एक नेशनल ऑपोजिशन है। कांग्रेस का हुआ क्या है, यही सवाल आपसे कहना चाहता हूँ। गुजरात कांग्रेस को एक जो बोले उसको सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है कि गुटबंदी बहुत है। कांग्रेस यहाँ पर कांग्रेस एक कांग्रेस नहीं है, अलग अलग 4 कांग्रेस है। जैसे इंदिरा के जमाने में इंदिरा की कांग्रेस और मोरारजी देसाई की कांग्रेस थी, ठीक उसी तरह गुजरात में 3-4 बड़े लीडर है, उनकी कांग्रेस बोली जाती है। आज तक सीटों का बंटवारा उस तरीके से होता था कि कोटा सिस्टम थी, भाई इनका 25 का कोटा, टिकट का कोटा, इनका 25 टिकट का कोटा। वैसे अपने ही ग्रुप में वो लोग 100-125 सीट का बंटवारा करते थे। उनका टारगेट सरकार बनाना नहीं था। और हम तो वहां तक बोलते हैं कि दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस इतनी चाहती नहीं है कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार बने, और वही गुटबंदी के लिए वो लोग कांग्रेस को खड़ी नहीं होने देती है। आज की तारीख में आप देख लीजिए तो राहुल और प्रियंका का पता नहीं फोकस है कि गुजरात में नहीं है, लेकिन जो गुजरात कांग्रेस, या तो दूसरी बात, एक जमाने में अहमद पटेल साहब हुआ करते थे जो राष्ट्रीय सलाहकार, वो भी एक काइंड ऑफ गुजरात और दिल्ली के बीच में एक बड़ा ऐसा ब्रिज था कि गुजरात को कभी ऊपर नहीं आने दिया। तो कांग्रेस वो अपनी गुटबंदी से इस बार पहली बार बाहर आती हुई दिख रही है। हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस की सेकंड, क्योंकि आज तक कांग्रेस ने सेकंड कैडर यहाँ पर खड़ी नहीं की है, तो आने वाले टाइम में ये जब परफॉर्मेंस आएगा, एग्जिट पोल अगर एग्जिट पोल में कन्वर्ट होगा, कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी, तो 2027 के लिए एक लेवल की कांग्रेस, क्योंकि 27 साल से सरकार में नहीं है, तो डेफिनेटली एक कैडर पूरी या तो बाहर रहेगी या तो रिटायरमेंट डिक्लेयर करेगी। तो सेकंड कैडर जो खड़ी होगी, जो विदाउट गुटबंदी की होगी, प्योर कांग्रेस की होगी, कांग्रेस के हित का सोचने वाली होगी, तो मुझे लग रहा है आने वाले साल में कांग्रेस कुछ अच्छा कर पाएगी। देखिए, आप थोड़ी देर पहले ही मतलब पहले ही गोधरा के बात किए हैं कि कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं हुआ, गुजरात ऐसे देखे नहीं है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भी मतलब 10-12 सीटों में अपना ताकत लगाए हैं, वहां पे चुनाव प्रचार किए हैं उनके जो कैंडिडेट्स हैं, और मौलाना लोग पर्ची बांटते हुए उसका भी खबर बाहर आए हैं। तो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की भी चेष्टा हुआ है। और उसके साथ साथ हम देखे थे कि गरबा के वक्त 2-3 घटना, छोटा मोटा घटना ऐसे घटा था, और कुछ पत्थरबाजी, कुछ आगजनी की घटना भी घटी थी। तो कहीं ना कहीं क्या इस चुनाव में भी ध्रुवीकरण का मुद्दा आ जाता है? देखिए, एआईएमआईएम उसकी एक फिक्स वोट बैंक है, वो अपने आप को मुस्लिम पक्ष प्रस्थापित करता है। गुजरात में मुस्लिम प्रभावित सीटें काफी है, माइनॉरिटी 9% में है। तो जहां कहीं एआईएमआईएम जाता है, कांग्रेस की कमिटेड वोट बैंक क्या है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी। खास करके पिछले 1 दशक में जिस तरीके से बीजेपी ने हिंदुत्व का कार्ड खेला है, तो एक चीज बहुत साफ है कि यहाँ की माइनॉरिटी कांग्रेस के साथ रहती है। वो बीजेपी में उतना नहीं जाएगी, डेफिनेटली नहीं जाएगी। तो लेकिन बीजेपी को वो थ्रेट है कि ये माइनॉरिटी अगर कांग्रेस में वन वे जाती है तो उसको स्ट्रेट अवे नुकसान दिखता है। तो एआईएमआईएम ये आके वोट का ओनली एंड ओनली पोलराइजेशन करता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो जो मुस्लिम प्रभावित सीट होती है वहां पर एआईएमआईएम का कैंडिडेट जाके मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन करता है। तो न कांग्रेस को फायदा मिलता है, न आम आदमी पार्टी को, न तो एआईएमआईएम को, और इनडायरेक्टली फायदा बीजेपी को। कॉर्पोरेशन के मामले में, मगर नगर निगम के जो चुनाव होते हैं वहां पर हम मान सकते हैं
कि इंडिविजुअली एआईएमआईएम थोड़ी बहुत सक्सेस ले सकती है, क्योंकि वहां वोट्स कम होते हैं, साइज एरिया का साइज कम होता है। बट असेंबली में एआईएमआईएम सिंगल हैंड नहीं कर सकती है। 14 सीट पे उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन वो 14 की 14 में आप अगर पोलराइजेशन देखोगे तो हर जगह पर बीजेपी आएगी। हम 8 तारीख को उसके ऊपर डेफिनेटली देखेंगे, बात कर लेंगे, तो पता चल जाएगा कि एआईएमआईएम ने बीजेपी को कैसे हेल्प किया। अच्छा, मैं देख रहा था कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जब प्रचार कर रहे थे, मोदी जी, तो उनको गाली दिया गया। ये बात मतलब कांग्रेस की तरफ से जो गाली दिया गया था, उनको जैसे नीच आदमी कहा गया था, और ये सब बात उन्होंने मतलब कहे हैं। और जितने बार भी गुजरात के चुनाव हुए हैं तो मोदी जी गुजराती अस्मिता की एक उनका एक दिखाया है, गुजराती अस्मिता। और गुजरात के, मैं गुजरात से हूँ, गुजरात का प्राइम मिनिस्टर हूँ, बड़ा प्रधान कहते हैं। तो मोदी जी का फैक्टर, मोदी फैक्टर कितना असरदार रहा। और मतलब अगर मोदी फैक्टर अभी असरदार है तो 2024 में मोदी के विपक्ष में कौन रह सकता है? मतलब ये चुनाव देखिए, किस हैसियत से महत्वपूर्ण है आने वाले दिनों में? गुजरात से डाइवर्ट होते होते हम लोकसभा में अभी चल रहे हैं कि 2024 में विपक्ष। मोदी जी के पास एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है, इमोशनल कार्ड, कि मैं गुजरात का बेटा हूँ, आपका गुजरात का बेटा प्रधानमंत्री बनने वाला है। और हर बार इलेक्शन में ये बात वो दोहराते हैं। तो और कांग्रेस को हमेशा बोलते हैं कि आप कभी ना कभी सेल्फ गोल ऐसे करते हो जिसका फायदा बीजेपी को मिला हुआ दिखता है। इसीलिए इस बार कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम ये किया है, मतलब साइलेंटली काम किया है, डोर टू डोर कैंपेनिंग किया है। कोई बड़े नेता बाहर से नहीं लाए ताकि वो लोग कुछ वाणी विलास कर बैठे और उसका नुकसान हो जाए। लास्ट मोमेंट पे ये एक सेल्फ गोल मल्लिकार्जुन खड़गे जी से हो गया है, पर उसकी असर नहीं दिखी। बीजेपी ने बहुत ट्राई किया कि इसको बड़ा इश्यू बना देते हैं, इसके ऊपर इमोशनल कार्ड खेल लेते, जो रावण बोल दिया, लेकिन वो कार्ड इतना नहीं चला। तो कांग्रेस इस बार बहुत मैच्योरली प्ले किया है। अभी जहां तक लोकसभा और विपक्ष का सवाल जो है, तो अभी तक विपक्ष की एकजुटता बाहर आई नहीं है। नीतीश कुमार जो बाहर गए हैं, तो देखते हैं कि आगे जाके इसकी लीडरशिप नीतीश कुमार करेंगे, आपके वहां से दीदी करेगी। अरविंद केजरीवाल विपक्ष में कहीं साथ नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन अपने आप को तीसरा बड़ा मोर्चा दिखा के वो नेशनल पार्टी बनने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उसको बाकी विपक्ष कितना एक्सेप्ट करेगा। और ये सबके बीच में के चंद्रशेखर राव अपने तेलंगाना से जो बोल रहे हैं, तो देखना ये है कि किसकी लीडरशिप एक्सेप्ट की जाएगी। जहां तक मुझे लग रहा है, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मतलब एक जो ट्रम्प कार्ड खेल दिया है, जो एनडीए से बाहर आए हैं, और इस बीच अभी उद्धव ठाकरे का कि इतना उसका भी एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया है। तो ये सब अगर इकट्ठे होते हैं तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और ममता बनर्जी इसके ऊपर थोड़ा बहुत कार्ड प्ले करेंगे। आखिरी सवाल लेंगे आपसे। 8 दिसंबर को पता चलेगा एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल है कि नहीं, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए प्रसाद गढ़वी का एग्जिट पोल क्या होगा 8 दिसंबर, फिर से एक बार दोहरा दीजिए। मैंने पहले भी बोला कि 108 से 115 के बीच में बीजेपी, उसका रीजन मैं आपको समझा देता हूँ कि 2017 में बीजेपी 99 में सिमट गई थी। मोदी साहब जो भी आजकल जितनी सभा में बोले हैं, कि उनको एक ही है कि एक दाग लग गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी को 99 सीट आई है, तो कोई मार्जिनल नंबर लाना है। आज की तारीख में 114 सीट है, क्योंकि कांग्रेस के काफी सारे एमएलए रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन किया है, और बीजेपी से भी वो चुन के आए हैं विधायक के तौर पे। तो वो सब मिला के मतलब 20-25 सीट बढ़ जाए, उस तरीके से वो लोग मेहनत कर रहे हैं कि एक मार्जिनल नंबर 120, 125, 115, ताकि लोग कह पाए कि भी नेतृत्व मोदी जी का अच्छा है। तो 115-20, क्योंकि मैंने बोला 5 साल में न तो ऐसा बड़ा मैजिक हुआ है कि सबको लगे कि हमारा गुजरात एकदम मतलब लाइमलाइट वाला और हाईलाइट वाला गुजरात है। हाँ, गुजरात मॉडल अच्छा है, देश में भी बहुत अच्छा स्प्रेडेड है लोग, उस मतलब आप गुजरात में भी आके देखोगे तो वो विकास आपको दिखेगा, बट उतना वो नहीं है, क्योंकि गांव में अंदरूनी। मोरबी हादसा का जैसे एक बड़ा दुर्घटना था, उसका कोई असर पड़ेगा? यस, तो नहीं, कुछ असर नहीं है। एक दो सीट को बात करके, जो मोरबी डिस्ट्रिक्ट की जो सीट है, उसमें एक दो सीट को बात करके कहीं पूरे दिखा नहीं है। अगर दिखता तो आज एग्जिट पोल में वो दिख जाता, लेकिन वो है नहीं। तो स्टेटस को जो बोल रहे हैं हम सिचुएशन कि 115 के आसपास बीजेपी, 55 के आसपास कांग्रेस, आम आदमी 3 से 5 सीट, 5 तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 3 मुझे लग रही है, तो बाकी सब मिला के हो रहा है। वोट शेयर सबका थोड़ा थोड़ा घटेगा, ओवरऑल बीजेपी की सरकार बनी रही है, वो तय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्न गढ़वी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए हेडलाइंस त्रिपुरा। 8 तारीख नजर रहेगा गुजरात और हिमाचल के रिजल्ट में। नमस्कार।